नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी जियोग्राफी क्लास। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था कि तापमान किस तरीके से वायुमंडल को प्रभावित करता है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब पर। किस पर? वायुमंडलीय दाब पर। तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज? वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना। हम देखेंगे कि ये क्या है, कैसे इम्पैक्ट डालता है, इसका क्या मतलब है, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसको हम आज की क्लास में देखेंगे। मैंने कहा था कि आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको लिखिए। अगर आप बीपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। कोई फीस नहीं लगता है, संपूर्ण तैयारी एकदम फ्री कराई जाती है। ठीक है ना। जियोग्राफी से क्लास आपका स्टार्ट हुआ है, आगे और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब को आज पढ़ेंगे। ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? हमारे इस जैवमंडल के लिए वायुमंडलीय दाब इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल को जो प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, वायुमंडल को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उसमें आपने एक देखा था तापमान था, दूसरा आपने देखा था कि दाब था, और उसी दाब को हमें पढ़ना है। हमने तापमान को पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या है। तापमान को हमने देख लिया, अब हम वायुमंडलीय दाब को पढ़ेंगे। ठीक। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक प्रकार का प्रेशर बिल्ड करता है, दाब एक लगाता है। आप देखते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो हवा सामने से आती है और आपको ढकेल रही होती है। कई बार साइकिल चलाते वक्त जब आप हवा के विपरीत साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको चलने नहीं देती है। यानी कि उसमें एक फोर्स है, एक बल है, और एक जो है उस बल से वो दाब लगाने का प्रयास करती है। तो वो दाब एक्चुअली में लगता कैसे है, वही है आपका वायुमंडलीय दाब। तो देखिए, जो दाब आपको महसूस होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो जो हवाएं क्षैतिज बहती हैं, ठीक है ना, क्षैतिज, और एक हवा है जो ऊर्ध्वाधर बहती है ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो आप किस हवा से दाब को महसूस करते हैं? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई हवा चल रही है और आप दाब महसूस करें कि सर पे आपके दाब लग रहा हो, सर के ऊपर? ऐसा कभी आपके साथ नहीं हुआ होगा। हमेशा आपको दाब या तो आगे से महसूस होगा या तो पीछे से महसूस होगा। इसका मतलब जो क्षैतिज ईयर है आपका, जो क्षैतिज ईयर है, जो क्षैतिज वायु है, यही कहीं ना कहीं आपके ऊपर दाब लगा रही है। जो ये आपका ऊर्ध्वाधर वायु है ये कभी आपके ऊपर दाब नहीं लगाता है। आप इसको बिल्कुल साइंटिफिकली समझिए, कभी आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ होगा, जबकि जो है इसका वितरण ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। लेकिन इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ऊर्ध्वाधर वायु होती है, वायु राशि होती है, इसमें जो दाब या जो जिस फोर्स से दाब लगता है उसको जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये क्या करता है? ये काउंटर कर देता है। और काउंटर करने से क्या हो जाता है कि जो बल, जो दाब है वो संतुलित हो जाता है और आपको महसूस नहीं होता है। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है कि अपने ओर जो है खींचती है चीज़ों को, और जो ऊर्ध्वाधर आपका दाब है वो ऊपर की ओर लगता है, दोनों काउंटर हो जाते हैं और आपको महसूस नहीं होता है। वही जो क्षैतिज ईयर है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दाब डालती है। और जो क्षैतिज ईयर होती है इसको क्या कहा जाता है? बिंड कहा जाता है। हिंदी में अगर कहें तो पवन कहेंगे। क्या कहेंगे? पवन। तो पवन और हवा में क्या अंतर है? इसके दो नाम इसीलिए हैं, ईयर और बिंड। तो कई बार आप लोग समझते हैं कि ईयर और बिंड दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। ईयर और बिंड में डिफरेंस है। ईयर किसी भी हवा को आप ईयर कहेंगे, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, कुछ भी है, कैसा भी है, सबको आप ईयर कहते हैं। बट जो बिंड है ना, वो पर्टिकुलर एक प्रकार का ईयर होता है जो कि क्षैतिज दिशा में ही बहता है, उसी को आप बिंड कह सकते हैं। जो ऊर्ध्वाधर में बहता है उसको आप बिंड नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बिंड क्या होती है, पवन क्या होती है, ये आपने यहाँ से समझ लिया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे वायुमंडलीय दाब की, कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। तो देखेंगे, वायु राशि के द्वारा अपने भार के अनुसार
अपने भार के अनुसार, वायु राशि के द्वारा अपने भार के अनुसार किसी पिंड पर जो दाब डाला जाता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है ना। तो वायु राशि के द्वारा अपने भार के अनुसार किसी पिंड पर डाला गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब इसके दो मात्रक होते हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। एक तो आप देखते हैं पास्कल, ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, इनफैक्ट ये दाब का मात्रक है। लेकिन ज़्यादातर प्रयोग होने वाला कौन सा मात्रक है? मिलीबार। क्या है? मिलीबार। तो मिलीबार जो है ये वायुमंडलीय दाब का सबसे प्रचलित मात्रक है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप जानते हैं बहुत बेहतर है, नहीं जानते हैं जान लीजिए। ठीक है ना। तो ये दो मात्रक हैं जिनका प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब का अलग अलग वर्गीकरण क्या है। तो हमारा अगला हेडिंग क्या होगा? वायुमंडलीय दाब का जो है अलग अलग वर्गीकरण, उसका अलग अलग विस्तार। तो सबसे पहले देखेंगे ऊर्ध्वाधर। जो ऊर्ध्वाधर विस्तार उसका होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना। जिसे आप वर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल। और एक होता है हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल को क्षैतिज बोलते हैं, वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो होता क्या है कि आप जब धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होती हैं? कम होती चली जाती हैं। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे पहला पॉइंट। मैं समझाता हूं कि कैसे होता है। पहले पॉइंट आप लिख लीजिए। जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन इसका यह है कि जो घनत्व है, जो वायु का घनत्व है, ये ऊपर जाने पर कम होने लगता है। क्या होता है? कम होने लगता है। आप देखते हैं जो क्षोभ मंडल है वहाँ पर वायु का घनत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप उससे ऊपर जाते हैं तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपका वायुमंडलीय दाब जो है कम होता चला जाता है। और यही कारण है कि आपको देखने को मिलता है जब कोई पहाड़ों पर चढ़ रहा होता है, जब लोग पहाड़ों पर यात्रा कर रहे होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कई बार क्या होता है कि उनके नाक से या मुंह से खून आने लगता है और लोगों को लगता है कि कोई बीमारी हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि जो उनके शरीर के अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब से जो है बढ़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 760 मिली बार जो है आपके फेफड़े के अंदर जो है वायु का दाब है, तो अगर बाहर भी उतना ही दाब है, जो सामान्य टेम्परेचर है उसका दाब कितना होता है? 760 मिली बार होता है। अभी रूम टेम्परेचर में आप अगर इसका जो है रूम टेम्परेचर पर दाब को पता करें तो 760 मिली बार होगा। ऐसे केस में क्या है कि आपके मुंह से खून नहीं आता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो फेफड़े में वायु का दाब है और जो बाहर वातावरण में वायु का दाब है, दोनों बराबर है, बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, यानी कि वायु की सघनता कम होगी, उसका दाब कम हो जाएगा। जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्या होगा? आपके अंदर का जो वायु है वो एक सामान जो है साम्य स्थापित करने के लिए, जिसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं।
तो उसको प्राप्त करने के लिए दाब को क्या करता है, वो बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो आपके शरीर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे काम कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन से। तो खून को बाहर आप फेंकेंगे, नाक से फेंकेंगे, मुंह से फेंकेंगे। तो पहाड़ी इलाकों में इसीलिए बहुत सारे लोगों के नाक से जो है खून आने लगता है, मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पहाड़ों पर काफ़ी कम हो जाता है। और यही रीज़न है कि वहाँ पर आपको नाक से या मुँह से खून आ सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे उसके जो है तरीके होते हैं कि उससे बचा जा सकता है, लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न है वो यही है। ठीक है ना। तो आगे देखेंगे हम कि जो इसका विस्तार है वो किस तरीके से होता है। आपने ये लाइन लिख लिया कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो इसका रेट क्या है, घटने का इसका रेट क्या है, किस रेट से ये घट रहा होता है, उस रेट को भी आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। तो देखेंगे कि ये जो है, जब आप 10 मीटर समुद्र तल से, क्योंकि हर चीज समुद्र तल से मापी जाती है, तो जब आप समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं और 10 मीटर जाते हैं तो 1 मिली बार दाब की कमी हो वायुमंडलीय दाब की कमी हो जाती है। 10 मीटर जाने पर 1 मिली बार वायुमंडलीय दाब की कमी हो जाती है। और जब आप समुद्र तल से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल में, तो जो वायुमंडलीय दाब आपको धरातल पर मिलता है उसका 1/2 वायुमंडलीय दाब आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई बिना किसी व्यवस्था के 5 किलोमीटर ऊपर चला जाए हवा में, बचना संभव नहीं है। जब आप फ्लाइट वगैरह में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब जो है क्रिएट किया जाता है कि आप उसमें सांस ले सके, फिर भी बहुत लोगों को उल्टी वगैरह होने लगती है। ठीक है ना। तो उसको मैनेज करना होता है और उसको मैनेज करके ही उड़ाया जाता है। जो चीज़ें नेचुरल हैं, जब आप उसके खिलाफ कोई काम करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप कर पाते हैं। सोचिए कि अगर थोड़ा सा वायुमंडलीय दाब घटता है, आपके नाक से खून आने लगता है, अगर आप थोड़ा सा और ऊपर चले गए फिर तो बचना मुश्किल है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि समुद्र तल से जैसे आप 10 मीटर ऊपर जाते हैं, 1 मिली बार वायुमंडलीय दाब की कमी हो जाती है। और 5 किलोमीटर जाने पर क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब धरातल पर है उसका आधा रह जाता है। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण वायुमंडलीय दाब का। इस दाब को हम महसूस नहीं करते हैं, हमको पता नहीं चलता है। जो ये दाब है ये पता नहीं चलता। और जो दाब प्रवणता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा दाब प्रवणता क्या होता है। जो दाब प्रवणता है, ऊर्ध्वाधर वितरण में आपको दाब प्रवणता अधिक देखने को मिलेगा। ऊर्ध्वाधर वितरण में दाब प्रवणता आपको अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है ना। दाब प्रवणता क्या होता है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस आप ये जान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर जाने पर दाब प्रवणता आपको अधिक देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो क्षैतिज वितरण है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए, वायु का जो घनत्व है उसका घटना बढ़ना कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करेगा, पृथ्वी के गति पर डिपेंड करेगा, कोरालिस बल पर डिपेंड करेगा, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो क्षैतिज वितरण होता है, जो क्षैतिज वितरण होता है, ये ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी पर समान है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि हवा किसी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चल रही है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, वहां पर जो रीजन है वो वायुमंडलीय दाब का होता है। क्योंकि नियम क्या है कि वायु जो है आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। ठीक है ना। क्योंकि निम्न दाब कहां बनेगा और उच्च दाब कहां बनेगा, जहां पर वायु ठंडी होकर के बैठेगी वहां पर उच्च वायु दाब का निर्माण होगा, और जहां पर वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी वहां पर निम्न दाब का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो होता क्या है कि उच्च दाब से वायु की राशि आती है और निम्न दाब में ऊपर उठ जाती है, और ये एक प्रकार से साइकिल चलता रहता है। तो जो आपको क्षैतिज वितरण देखने को मिलेंगे वो इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप विषुवतीय क्षेत्र में देखेंगे, जो विषुवतीय पेटी है उसमें क्या है, निम्न दाब होगा कि उच्च दाब होगा।
मैंने समझाया था आपको जब मैं आपको तापमान पढ़ा रहा था कि जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य सालों भर लंबवत होता है और सालों भर लंबवत होने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर खूब होता है। टेम्परेचर खूब होगा तो वायु क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, निम्न दाब का निर्माण होगा। तो वो जो पूरी पेटी है वो क्या है, निम्न दाब पेटी है। अब जो वायु वहाँ से उठती है कहीं पर बैठेगी भी, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही आप निम्न वायुदाब पेटी से ऊपर जाते हैं, जो विषुवतीय पेटी उससे ऊपर जाते हैं, तो आपको एक उच्च वायुदाब की पेटी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हवा क्या है, बैठ रही होगी। जहाँ पर हवा बैठेगी वहाँ पर उच्च वायुदाब की पेटी हो जाएगी। तो इसी प्रकार पृथ्वी पर अलग अलग पेटियों का निर्माण होता है और ये है वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब सारे सवाल आते हैं और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है आपका वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है कि बरसात कैसे होती है, हवाएं कैसे चलती हैं, उसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, घनत्व का क्या रोल है, कैसे संघनन होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहीं से कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे आप पूरी बात को यहीं से समझना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि वो जो अलग अलग पेटियाँ हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बात मैंने आपको वायुमंडलीय दाब के संबंध में समझाई वो सब आपको समझ में आई होंगी, पूरी बात आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, कोई चीज़ ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका भी आंसर कर दूंगा। तो अगली क्लास में हम जो अलग अलग वायुदाब की पेटियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, क्षैतिज वितरण को थोड़ा एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, सवाल वहाँ से खूब आते हैं, ठीक है ना। और वायु की दिशा कहाँ पर कैसी है, कहाँ पर मरुस्थल है और कहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, उसके पीछे विंड का खेल क्या है, हवा का खेल क्या है, उसको भी आपको समझना है। और उससे होता क्या है कि आप एक आंकड़ा लगा पाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सहारा का मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीकी महाद्वीप में है। आप देखेंगे कि अलग अलग पेटियों में पश्चिम में और पूर्व दिशा में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पर हवा बैठ रही होगी वहाँ पर क्या होगा, मानसून नहीं बनेगा, जो है हवा ऊपर नहीं उठेगी तो वो ठंडी होकर के संघनित नहीं होगी, संघनित नहीं होगी तो बरसात नहीं होगा। तो